नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कवि के परिचय को थोड़ा देख लेते हैं। कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। और हम सब जानते हैं कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। इनका जन्म हुआ सन 1889 में। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ। शिक्षा की अगर बात करें तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, लेकिन परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी कारण 8वीं से आगे वो शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाए। उसके बाद घर पर रहकर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं। इनका देहांत कब हुआ? 1937 ईस्वी में इनकी देहांत या इनका मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो काव्य कृतियों में चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं इनकी कविता आत्मकथ्य। आत्म यानी स्वयं के बारे में, कथ्य यानी कथन, खुद के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, एक प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं और इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसे में साथी जन जो है उनके मन में उत्सुकता का भाव रहता है कि तुम अपने जीवन के बारे में कुछ लिखो, आत्मकथा या आत्मकथ्य लिखो। लेकिन इसी विचार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि इनका जीवन दुखों से भरा हुआ है और इनके जीवन में प्रिय प्रेम भी एक सपने की तरह पल भर रहा, थोड़े समय के लिए रहा, क्योंकि इनकी पत्नी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं स्मृतियों को या उन्हीं यादों को वो सजाए हुए है, इसीलिए संसार उसे निस्सार और नीरस लगता है। कवि को ये सारा संसार नीरस लगता है। वे अपनी मनोदशा के अनुरूप ही, जैसे पत्तियों का मुरझाना, गिरना, ढेर बनकर नष्ट होना, ये सब कल्पनाएं अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। जीवन के बनने और बिगड़ने के क्रम को देखकर भी जब लोग एक दूसरे के दुखों को ना समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं, तो कवि भी अपनी कथा को दबाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी बात कही या मन के भावों को अगर कलमबद्ध कर दिया तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। यही बात इनके मन में भी है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह। मधुप क्या होता है? भंवरा या भौरा। मधुप यहाँ पर किसको कहा है? मन को। मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी। देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में बहुत सारे असंख्य प्राणीजन रहते हैं जिनका अपना इतिहास है, अपनी एक कथा है। हर भंवरा, मधुप यानी भंवरा, गुनगुनाकर यानी प्रत्येक मन गुनगुनाकर कह जाता है अपनी कहानी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां। देखिए, भंवरा किससे जुड़ा हुआ है? फूलों से और पत्तियों से ही तो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रकृति को अपने भावों का आधार बनाया है, क्योंकि ये छायावाद है और छायावाद में प्रकृति प्रधान रही है भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी जो भंवरा है वो प्रेम का गीत गाता है। और गुनगुनाना यानी प्रेम का गीत गाना, और वो प्रेम गीत अपनी कोई कहानी कहता है उस गीत के माध्यम से, और सुनने वाले सुनते और समझते भी हैं। झरते पत्तों की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। गिर रही पत्तियां यानी पत्तियां झर रही है। पत्तों की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि आज कितनी ही अधिक पत्तियां सूख कर, मुरझा कर, कितनी आज घनी। घनी यानी बहुत ज़्यादा। आज कितनी ही ज़्यादा पत्तियां सूख कर, मुरझा कर लगातार गिर रही हैं, यानी जीवन लीला समाप्त हो रही है। जो मानव है, मानव का जीवन समाप्त हो रहा है, यानी मानव मृत्यु की ओर जा रहा है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। इस गंभीर, गंभीर यानी गंभीरता लिए हुए, अनंत यानी अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, नीलिमा नीले आकाश का विस्तार, इसमें असंख्य जीवन इतिहास बन गए हैं। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जीवन किसके समान है? एक अंतहीन नीले आकाश
में ना जाने कितने ही अनगिनत जीवन का इतिहास बन रहा है। देखिए, इतिहास बनने का मतलब है कि कितने ही जीवन इस संसार रूपी अनंत नीले गगन के या इस अनंत विकास विस्तार को छोड़कर इस गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं या मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इतिहास क्या होता है? बीता हुआ समय। जीवन बीता हुआ समय कब बन जाता है? जब मानव की मृत्यु हो जाती है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यह लोग करते ही रहते हैं। यह करते कौन रहते हैं? यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यंग्य मलिन उपहास, मलिन यानी व्यंग्य मलिन कब हो जाता है? जब उसको खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाए। जब एक कटाक्ष, व्यंग्य, मजाक उड़ाने के तरीके में किसी की निंदा की जाए, किसी की बुराई की जाए, तो वो क्या है? उपहास के रूप में बात कही जाए। उपहास का मतलब होता है मजाक, मजाक करना या उसका मजाक बना लेना। तो यहाँ पर करते ही रहते हैं। यहाँ इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का मजाक उड़ाने में व्यस्त है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे में कमी नजर आती है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी कहते हो, कौन कह रहा है? समाज के जो लोग हैं, समाज के जो अन्य उनके साथी हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई अपनी मन की अगर बात कहे तो लोग उसका मजाक बना लेते हैं। तब भी मुझे ये कह रहे हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी मेरे जीवन के बीते हुए उन दुर्बल क्षणों को मैं तुम तक कह दूं या तुम्हें बता दूं, तब भी तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। अगर मैंने कह भी दिया तो क्या तुम सुनकर सुख प्राप्त कर पाओगे? क्या अगर तुमने मेरी आत्मकथा को जान भी लिया, तब भी मेरे जीवन में, मेरे जीवन रूपी जो गागर है वो रीति है। रीति का मतलब क्या होता है? खाली। खाली यानी उसमें कुछ भी नहीं है, कहने लायक उसमें कुछ भी नहीं। गागर क्या होता है? घड़ा। घड़ा यहाँ जीवन के साथ जोड़कर बताया गया है। जैसे एक घड़े में अगर पानी नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार एक जीवन में अगर कुछ घटनाएं नहीं है तो उसमें कहने लायक कुछ भी नहीं है, वो खाली है, रीता है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मेरे अनुभवों का जीवन रूपी घड़ा तो खाली है। तुम सुनकर क्या सुख प्राप्त करोगे? उसको सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तो यहाँ पर कवि अपने मन की वेदनाओं से भरी हुई जिंदगी में जो उसका खालीपन है उसके बारे में कह रहे हैं कि जीवन रूपी घड़े को खाली पाकर तुम सुखी नहीं हो पाओगे, तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा मेरी जीवन कथा को सुनकर। तो यहाँ पर खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया। आप सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो ये क्या है? ये खड़ी बोली है, खड़ी बोली है ये आप ध्यान में रखें कि ये खड़ी बोली में लिखी गई कविता है जयशंकर प्रसाद की। तत्सम शब्दावली है क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी अपनी तत्सम शब्दावली के लिए जाने जाते हैं। जैसे मधुप शब्द का इस्तेमाल किया है, अनंत नीलिमा शब्द का इस्तेमाल किया है, व्यंग्य मलिन, ये सब क्या है? तत्सम शब्दावली। जो संस्कृत शब्दावली है, संस्कृत प्रभावित जो शब्द हैं वो यहाँ पर तत्सम शब्दावली है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर शब्द आया है गुनगुनाकर। गुनगुनाकर कह कौन कौन कहानी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार है। गागर रीति, यहाँ पर कौन सा अलंकार आ रहा है? रूपक अलंकार। रूपक, क्योंकि यहाँ गागर या घड़ा क्या है? जीवन के समान है, जीवन रूपी जो घड़ा है वो खाली है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। छायावादी दृष्टिकोण है और प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। जैसे प्रतीक क्या है? पत्तियां जो गिर रही हैं, यानी मानव जीवन समाप्त हो रहा है, इस प्रकार अपने भाव इन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरी ये मजबूरी है कि मैं अपनी ही बातों को आप तक पहुँचाकर उसकी जग हसाई नहीं करना चाहता। कवि अपने भोलेपन पर, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं
कि जब मैं अपनी बात कहूँ तो कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने ही मेरी इस गागर को या जीवन रूपी घड़े को खाली कर दिया है, और ऐसा तुम अपने को समझने लगो कि मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि मेरे जीवन का रस लेकर तुमने अपने जीवन में आनंद भर लिया। मेरी दुख का गाथा को सुनकर तुमने स्वयं उससे आनंदित हो रहे हो, तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, कि मेरे लिए क्या है, विडंबना है मेरे लिए। अगर वो बताना चाहते हैं कि मेरी विडंबना है, जीवन का वो क्षण है जब मैं अरे सरलते, सरलते यानी सरल स्वभाव से, यहाँ पर वो इस बात को अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, मेरा जीवन बहुत ही सरल है, और ऐसे में मेरे साथ दूसरों ने जो छल कपट किया उसे मैं सुनाऊं, या मैं अपने जीवन की सुंदर कहानी कहाँ से शुरू करूं। ये बातें वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे जीवन जो सपने के समान था, जो सुंदर सपना था, वो बीत गया। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिलने से वो प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरे जीवन में भी एक बार प्रेम का भाव आया था, तो वो सरल स्वभाव से अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंजना औरों की दिखलाऊं मैं, कि मैं तुम्हारी सरलता जो भूले अपनी या परवंजना, यहाँ पर क्या है, परवंजना से तात्पर्य क्या होता है, धोखा, कि मैं तुम्हारी सरलता को प्रकट करूं या दूसरों ने जो मेरे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, उसकी मैं गाथा सुनाऊं। यहाँ पर अगर देखें तो कवि को ये लगता है कि उनकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं मिथ्या बनकर रह गई हैं, क्योंकि सुख का स्पर्श पाते ही वो सुख से वंचित हो गए थे। इसके साथ साथ कवि ये कहते हैं कि कहीं तुम मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले तो नहीं हो, मेरे जीवन के अनुभवों का रस या सार लेकर तुमने शायद अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो। तो कहते हैं कि मैं कैसे इस बात की अभिव्यक्ति करूं, कैसे तुम्हें ये बात मैं बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। इसके बाद कवि क्या कहना चाहते हैं, उज्जवल गाथा, उज्जवल यानी सुनहरी गाथा, उज्जवल या प्रकाशवान, गाथा यानी कहानी या बात कैसे गाऊं, या उसको काव्य के माध्यम से या गाथा के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त करूं, मधुर चांदनी रातों की, उन मधुरता या प्रेम से भरी हुई चांदनी रातों की बातें मैं कैसे उजागर करूं। ये बातें कब की है, जब उनकी प्रेयसी या उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ है। ऐसे में वो कहते हैं कि मैं उन बातों की अभिव्यक्ति कैसे करूं, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, कि खिलखिलाकर हंसने वाली, जब उन एकांत में उनकी पत्नी खिलखिलाकर हंसते हुए प्यार भरी मीठी बातें उनसे करती थी, उन बातों को कहते हैं कि मैं कलमबद्ध करके लोगों तक कैसे ले आऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। इसमें वो क्या कहते हैं कि ऐसा वो समय था, वो बीत गया, वो मधुर स्मृतियां ही तो अब उनके जीवन की एकमात्र सहारा है। उन निजी क्षणों का वो वर्णन कैसे कर सकते हैं, उन आनंद से भरे पलों की बातें दूसरे के साथ वो बांटना नहीं चाहते। ये वो सुख है जिसका वो स्वप्न देखा करते थे, लेकिन वो सुख ने कहाँ मिला जिसको उन्होंने सपने में देखा था। आलिंगन में आते आते, आलिंगन यानी बाहों के बंधन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, कि जिसे बाहों के बंधन में बांधना चाहा लेकिन वो भी मुस्कुरा कर वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उसने जिस सुख भरे जीवन की कल्पना की थी वह उसकी पत्नी की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। यानी उसका जीवन कैसा है, दुखों से भरा हुआ है। ये सब तो उसके जीवन की एक सपने के समान घटित घटनाएं बाकी रह गई है, यादें, सुनहरी यादें बाकी रह गई है। तो ये बताना चाहते हैं कि अब तक उनके जीवन में जो उन्होंने सपना देखा था, वो सपना अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो सुनहरे पलों का सपना था या सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, वो उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन कैसा हो गया, दुखों से
भर गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण यानी सूर्य के समान सुनहरी, कपोल यानी गालें, मतवाली, मतवाली यानी मस्त सुंदर छाया में। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। निज से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अपना। तो यहाँ पर अनुरागिनी से मतलब क्या है? मस्त करने वाली। उषा यानी सबको मोहित करने वाली उषा भी। निज यानी अपना सुहाग, मधु माया में। मधु माया यानी प्रेम से भरी हुई, मधु यानी प्रेम, माया यानी मोहित करने वाली, प्रेम से भरी हुई जो सुबह है उसकी बात कर रहे हैं। किससे जोड़कर देख रहे हैं? नायिका के गालों से। अरुणिम है, अरुणिम वैसे तो देखिए अरुण क्या होता है? सूर्य। जब सुबह का सूर्य उदित होता है तो वो कैसे रंग का होता है? लाल और सुनहरी रंग का होता है, उसमें लालिमा ज्यादा होती है। तो जयशंकर प्रसाद अपनी पत्नी की गालों की सुंदरता की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि उसके गाल, कपोल यानी उसके गाल कैसे हैं? सूर्य, जो सुबह उदित होने वाला सूर्य है उसकी लालिमा के समान, उसकी मतवाली और सुंदर छाया में। यानी उसकी जो लालिमा युक्त गालें हैं उसको देखकर कैसे लगता है कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कि अनुराग यानी प्रेम, प्रेम बिखेरने वाली सुंदर सुबह उदित होती, उषा यानी सुबह, प्रातः। निज सुहाग, अपना, अपनी लालिमा भी क्या करती है? उसे से लिया करती है। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। पाथ्य क्या होता है? पाथ्य होता है सहारा, ये आप ध्यान में रखें, सहारा। पथिक क्या है? राही या यात्री, यात्रा करने वाला। और पंथा क्या होता है? रास्ता। यहाँ पर राही कौन है? यात्री कौन है? कवि स्वयं है। तो क्या कहते हैं कि उसकी स्मृति, स्मृति से तात्पर्य क्या है? यादें, जो उसके मधुर जीवन की मीठी यादें हैं वो आज उसके जीवन रूपी पंथा की, जीवन रूपी जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसका पाथ्य बनी है, सहारा बन गई है। किसकी? थके हुए पथिक की, थके हुए यात्री की। थका हुआ यात्री यहाँ पर कौन है? कवि स्वयं है। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी मार्ग में वो बीती हुई यादें आज सहारा बनी हुई है, जिसके सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा क्या होता है? कंथा वैसे तो अगर कहें तो बिस्तर, गुदड़ी या कपड़ा कह सकते हैं जिसमें सीवन डली हो, जिसमें सिलाई डली हो। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी जीवन रूपी वस्त्र को, कि सीवन यानी सिलाई को उधेड़ कर क्या देखोगे, अर्थात मेरे जीवन को कुरेद कर, मेरे जीवन की बीती हुई बातों को जानकर तुम क्या करोगे, क्या देखना चाहते हो, मेरे जीवन की कहानी को खोलकर क्या तुम जानना चाहते हो। मेरे पास बड़ी बड़ी कथाएं नहीं है, बल्कि मेरा जीवन तो कैसा है? अभावों से भरा हुआ है। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ। यानी मेरा जीवन क्या है? बहुत छोटा है। उस छोटे से जीवन की मैं क्या बड़ी बड़ी कथाओं का आज मैं वर्णन करूं, यानी सामान्य गाथाओं का मैं क्या कहूं, क्या बातें करूं। प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुझे कहते हो कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ लिखूं, कुछ बताऊं, आत्मकथ्य की बात करूं, लेकिन मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, उसमें कोई ऐसी बड़ी गाथा या कहानी नहीं है जिसका मैं वर्णन करूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। वो कहते हैं कि क्या मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि मैं केवल औरों के जीवन के बारे में सुनूं और स्वयं मौन रहूं, चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कि क्या तुम क्या करोगे भला मेरे जीवन के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या प्रेरणा मिलेगी, तुम क्या वहां से प्रेरणा प्राप्त करोगे। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो क्या कहते हैं कि अभी समय उचित नहीं है, अभी समय भी नहीं, कि अब जो वक्त चल रहा है, जो समय चल रहा है वो ठीक नहीं है, थक कर सो गई है। मेरा जो दुख का भाव है वो थक गया है, अभी थक कर सोया है। क्या सोया है? मेरी मौन, वो जो चुप है। व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख।
कि मेरा जो दुख है, जो पीड़ा है, वो चुप है, मौन है, शांत है, और ऐसे लगता है कि वो दुख का भाव अभी थक कर सो गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब मेरे जीवन की व्यथा या दुख की गाथा कहने का उचित समय नहीं है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी अपनी बात कहने से इनकार करते हैं, अपने जीवन की कथा कहने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि उनके जीवन में ऐसी कोई रोचक घटना, रोचक कहानी नहीं है जिसको वो उजागर कर सकें, जिसको वो लोगों के सामने ला सकें। उन्हें लगता है कि उन्होंने लोगों को अगर अपने जीवन की बातों के बारे में बताया तो लोग उनका मजाक ही बनाएंगे, लोग उनका उपहास ही करेंगे। तो ये कविता है जिसका नाम क्या है, आत्मकथ्य। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने बारे में बताने से इनकार किया है, और इसके साथ साथ वो कारण भी बताए हैं जिसके कारण वो इनकार करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।